अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कक्कड़ आप सबको खुश आमदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैनल पे इससे पहले दो सीरीज चल रहे थे, एक अकाउंटिंग का जो कि मैनेजमेंट साइंसेस से था और दूसरा जो था वो सेल बायोलॉजी जो कि नेचुरल साइंसेस से था। हमने कोशिश की कि अकाउंटिंग में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो डिलीवर किए हैं, लेकिन सेल बायोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी को हमने कंप्लीट करना है जो कि इस वक्त इनकम्प्लीट है, वो जारी रहेगी। लेकिन सेल बायोलॉजी के साथ एक और सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि द जनरल इलेक्शन ऑफ द यूएसए 2024। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इलेक्शन, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल इसको कवर करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द जनरल इलेक्शन क्या है। जनरल इलेक्शन यूएसए में कब से स्टार्ट हो गए? जनरल इलेक्शन यूएसए में 1789 से स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले क्या था? इससे पहले उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको वो कहते हैं द आर्टिकल ऑफ द कन्फेडरेशन, यानी ये एक आइन था, लेकिन एक फॉर्मल अंदाज में या फॉर्मल वे में ये कब यूनाइटेड स्टेट में क्या रेटिफाइड हो गया? ये 1781 को ये रेटिफाइड हो गया, यानी एक फॉर्मल शक्ल में यूएसए के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1781 के बाद अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट किस शक्ल में हो गया? कांग्रेस के शक्ल में हो गया, यानी कांग्रेस के नाम से एक इंस्टीट्यूशन वजूद में आ गया। अमेंडमेंट इन्होंने क्यों की? इसकी बेसिक वजह ये थी कि जो आर्टिकल ऑफ द कन्फेडरेशन था, चूंकि आपको पता है कि यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स होते हैं, अब इनके पास जो पावर थी वो कम थी कि वो डायरेक्टली किसी चीज को इन्फ्लुएंस करे किसी स्टेट में। उनके पास इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं थे, यानी 50 स्टेट्स के जितने भी ओवरऑल इख्तियारात थे वो अभी इस वक्त किसके पास है? कांग्रेस के पास। लेकिन उसी वक्त भी ये पावर उसी के पास होती, ला आर्टिकल ऑफ द कन्फेडरेशन, लेकिन पावर कम थे। तो उन्होंने क्या किया? अमेंडमेंट किया, इसको कांग्रेस के शक्ल में एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने लेके आए। अब कांग्रेस में क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। कांग्रेस में दो जो है ना क्या होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है सेनेट, यानी एक हाउस का नाम है सेनेट, और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। चूंकि इलेक्शन ऑफ द यूएसए का जो प्रोसेस होता है वो काफी डिफरेंट है बाकी मुल्कों से। इसमें डेमोक्रेटिक स्टाइल की जो है ना इलेक्शंस होते हैं। इस सेनेट में जो है ना क्या होता है, इस सेनेट में टोटल जो वोट्स होते हैं यानी इलेक्टर्स होते हैं, जो आम अल्फाज में कहूं कि टोटल जो हमारे सेनेटर्स यहाँ पे होते हैं या हमारे कौमी असेंबली में एमएनएज होते हैं, तो हमारे सेनेट में ऑलमोस्ट 100-105 होते हैं। यहाँ पर उनके सेनेट्स क्या कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं, यानी 100 इलेक्टोरल वोट्स यहाँ से हैं और 438 यहाँ से हैं। तो टोटल कितने बनते हैं? 538 उनके इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। किसी भी प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भी प्रेसिडेंट को ये ओहदा देने के लिए उनके पास इन 538 जो इलेक्टोरल वोट्स होते हैं इनका मेजॉरिटी होना चाहिए, जो कि 270 उन्होंने क्या किया है? मुख्तस किया है। इस इलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि सेनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की शक्ल में यूएसए में मौजूद है। अब आते हैं कि इलेक्शन, चूंकि हम इलेक्शन तक महदूद रहेंगे और हमारा जो मेन मकसद है कि जनरल इलेक्शन ऑफ द यूएसए किसने जीती, किस तरह, और इसका प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएसए क्या होता है, किस तरह एक जो है ना प्रेसिडेंट को वो नॉमिनेट करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ये किस तरह वजूद में आता है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि जो इनका प्रोसेस है फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है ना स्टेप्स या स्टेजेस से एक प्रेसिडेंट हो करके आ जाता है और एक प्रेसिडेंटशिप के डिजिग्नेशन के लिए या कैंडिडेट के लिए वो मुख्तस किया जाता है। सबसे पहले उसमें है प्राइमरी इलेक्शन या कॉकसेस। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कब जो है ना हेल्ड होता है? ये फरवरी टू जून में। इसमें क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट के जितनी ऑफिशियल्स हैं यानी गवर्नमेंट प्लस पब्लिक, ये क्या करते हैं? ये एक
डेलीगेट को क्या करते हैं, डेलीगेट को नॉमिनेट करते हैं। डेलीगेट से मुराद वफ्द यानी माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी आप कह सकते हैं, वो बना लेते हैं। फिर उस कमेटी का काम ये होता है कि वो किसी पार्टी से क्या करे, किसी पार्टी से एक बंदा नॉमिनेट करे प्रेसिडेंटशिप डिजिग्नेशन के लिए, यानी सदारती ओहदे के लिए वो पार्टी से क्या करे, एक बंदा मुंतखब करें कि वो इस मर्तबा इस पार्टी से क्या इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकंड पे क्या होता है, सेकंड पे हमारे पास होता है नेशनल कन्वेंशन। ये कब होता है, ये अगस्त में होता है। इस कन्वेंशन में क्या होता है, इस कन्वेंशन में बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप में डेलीगेट्स ने क्या किया, एक बंदे को मुंतखब किया प्रेसिडेंटशिप डिजिग्नेशन के लिए, ओहदे के लिए, तो उसका अनाउंसमेंट किस में होता है, नेशनल कन्वेंशन में होता है, ये अगस्त में होता है। अब तीसरे स्टेप पे क्या है, जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग। ये कब होता है, ये सितंबर टू अक्टूबर, इस दरमियान में, इनके दरमियान यानी सितंबर से लेकर अक्टूबर में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट सदारती ओहदे के लिए मुंतखब हो गया, अब इसका मकसद क्या होगा, वो अपना क्या नाम है, अपना आयम या आप कह सकते हैं अपना विजन वो पब्लिक के सामने रख करके कि मेरा विजन ये है, मैंने यूएसए के लिए ये काम करना है, मैंने यूएसए के लिए वो काम करना है। तो पब्लिक के ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, पब्लिक को अपने तरफ मुतवज्जह करने के लिए और वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। अब तीसरे स्टेप के बाद एक और स्टेप हमारे पास है जनरल इलेक्शन वोटिंग। चूंकि नुमाइंदे तो मुंतखब हो गए, अब वोटिंग होता है। ये नवंबर के महीने में और नवंबर के फर्स्ट वीक के ट्यूसडे को होता है, यानी ट्यूसडे को वो क्या कहते हैं, सुपर ट्यूसडे। वो इस दिन को इलेक्शन हेल्ड कर देते हैं और जितने भी लोग हैं जिनका वोट रजिस्टर्ड है वो वोट डाल देते हैं। अब इनका प्रोसेस थोड़ा सा ये है कि 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में उन्होंने इलेक्टोरल वोट्स तैनात किए हैं इलेक्टर्स के शक्ल में। मैं इलेक्टर हूं, मैं फ्लोरिडा में या कैलिफोर्निया में इलेक्टर हूं, लोग मुझे वोट देंगे जब मैं किसी भी पार्टी से हूं, मैं डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़ा हूं, तो मुझे जब उन्होंने वोट दिया, अब कैलिफोर्निया में हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी को 50 वोट्स मिल गए, यानी 50 इलेक्टर्स वहां से जीत गए। वो प्रोसेस भी समझ लेंगे। तो जब वो आते हैं वो प्रोसेस, यानी वो जीत जाते हैं इलेक्टर्स, जब फ्लोरिडा से, कैलिफोर्निया से, जॉर्जिया से, हर पार्टी के जब मुंतखब होते हैं जिनके ज्यादा, अब उसके रिजल्ट किस तरह होते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो जनरल इलेक्शन के कैंपेनिंग के बाद वोटिंग होता है नवंबर में, जो मैंने बताया। फिर होता है इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग, यानी वो प्रोसेस जो मैंने बताया कि उनका 538 इलेक्टर्स होते हैं, जो कि हर पार्टी का होता है, डेमोक्रेटिक का भी, रिपब्लिकन का भी, ग्रीन का भी। उनका 538 इलेक्टर्स उन्होंने तैनात किए पूरे यूएसए में, पूरे 50 स्टेट्स में। अब जब इनके रिजल्ट्स आते हैं, अब इनका रिजल्ट किस तरह आता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें फ्लोरिडा है या फर्ज करें कैलिफोर्निया में टोटल आबादी के बेस पे वो इलेक्टर्स तैनात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यानी यहां पर इतने इलेक्टर्स होने चाहिए, यानी 50 इलेक्टर्स है टोटल। अब डेमोक्रेटिक पार्टी से भी 50 इलेक्टर्स है और रिपब्लिकन से भी 50 इलेक्टर्स है। उनका क्राइटेरिया क्या है कि जिसने फेमस यानी ज्यादा वोट्स ले लिए, अब टोटल जितनी भी रजिस्टर्ड वोट्स है, यानी टोटल वोट्स को हम 100 को कंसीडर कर लेते हैं। अब 100 में से अगर रिपब्लिकन ने 60% ले लिया तो ही विल बी द विनर ऑफ द कैलिफोर्निया। किस तरह, जो 40% रह गया, 40% जो इलेक्टोरल वोट्स रह गए, यानी किसी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिया, वो भी इसी को दिए जाएंगे। यूएसए में इस तरह होता है, अगर आपने टोटल इलेक्टोरल वोट्स में से आपने मेजॉरिटी ले लिया तो आपको रिमाइनिंग भी मिलेंगे, यानी 60 आपने ले लिया, यानी मेजॉरिटी आपने कैलिफोर्निया में ले लिया। अब 40 जो डेमोक्रेटिक के पास उन्होंने जीती है वो भी आपको दिए जाएंगे और आप 100 कंसिडर किए जाएंगे, यानी आपने 100 कैलिफोर्निया से जीत लिए। तो इस तरह इनका रिजल्ट आता है। तो
इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग में ये होता है कि ये 538 जो लोग आते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में से, तो वो फिर क्या करते हैं आगे आगे ये दिसंबर में होता है। आगे ये होता है कि सर्टिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, इस प्रोसेस के बेस पे वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट देते हैं। मींस डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत ज्यादा यानी 270 क्रॉस कर गए तो उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, यू आर द विनर ऑफ द जनरल इलेक्शन 224 या 223 या 222। तो इनका ये प्रोसेस होता है। जब सर्टिफिकेशन दिया जाता है ऑफ द रिजल्ट का, ये जनवरी में होता है। अब जनवरी के बाद ये क्या करते हैं, इनागुरेशन करते हैं, यानी सदारती ओहदे का आगाज करते हैं, अपने सदारती ओहदे को संभाल करके ओथ लेते हैं, जो हम हल्फ कहते हैं। तो ये यहां पर इनका इलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। अब 2024 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 224 में क्या मेजर पार्टीज कौन सी थी यूएसए के जनरल इलेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के जनरल इलेक्शन में जो मेजर पार्टीज थे वो दो, रिपब्लिकन प्लस डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके साथ जो माइनर पार्टीज है वो ऑलमोस्ट और भी ज्यादा है, लेकिन इसमें ग्रीन पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, ये सारे माइनर पार्टीज में है। लेकिन मुकाबला जो कांटेदार मुकाबला था वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के पास, वो डेमोक्रेटिक पार्टी प्लस वो रिपब्लिकन, इन दोनों के दरमियान जो है ना कांटेदार मुकाबला हुआ 2024 के इलेक्शन में। अब आते हैं कि इसका जो इस पार्टी को कौन लीड कर रहा था, और इसको डेमोक्रेटिक पार्टी को कौन लीड कर रहा था, कमाला हैरिस, जो कि जो बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी थी इसके प्रीवियस टेन्योर में। और रिपब्लिकन पार्टी को कौन डिलीवर कर रहा था या कौन लीड कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप। अब ये दो पार्टी इलेक्शन में ज्यादातर उनके वोट्स थे, इलेक्टोरल वोट्स थे, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो इस जनरल इलेक्शन में यानी हमारी फोकस इन दो पार्टीज पे, क्योंकि जो इलेक्टोरल वोट्स थे ये इन दोनों के ज्यादा थे। आते हैं रिजल्ट पे कि रिजल्ट क्या था 224 के, यानी 224 ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ यूएसए। इसमें जो 538 टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं उनका क्राइटेरिया ये है कि जिसने 270 वोट्स फर्स्ट गेन किए ही विल बी द विनर, वो विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस इलेक्शन के रिजल्ट में चूंकि रिपब्लिकन पार्टी का जो हेड था या जो उसको लीड कर रहा था वो डोनाल्ड ट्रंप था, और डोनाल्ड ट्रंप ने 295-96 इलेक्टोरल वोट्स ले लिए, और जो कमाला हैरिस वो डेमोक्रेटिक पार्टी को रन कर रही थी उसके पास कितने वोट्स थे, वो तकरीबन 226 वोट हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में विनर डिक्लेयर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों विन कर गया और कमाला हैरिस क्यों लूज कर गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है चूंकि फॉर द टाइम बिंग यानी इस वक्त के लिए यूएसए दुनिया का सुपर पावर है और यूएसए का इन्फ्लुएंस हर जगह है, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि लोगों ने उसको वोट क्यों दिया। आपको पता है सबसे पहली वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो इस मर्तबा मोटो रहा या उनका जो विजन था वो ये था कि हम इन्फ्लेशन रेट को कम करेंगे, और इसके साथ साथ जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं गैर कानूनी, ये हम बंद करेंगे, और अगर किसी ने रहना है तो वो कानूनी तरीके से रहे। दूसरी बात उन्होंने की कि टैक्सेशन पे हम यानी टैरिफ्स ज्यादा देंगे, और टैरिफ्स के साथ साथ हम कास्ट को नहीं बढ़ाएंगे, चूंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट स्टेट है और यहां पर ज्यादातर लोग क्या बिजनेसमैन लोग होते हैं, तो उनका टैक्सेशन के साथ या टैरिफ्स के साथ या कॉस्ट ऑफ द गुड्स के साथ बहुत ज्यादा वास्ता होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैक्सेशन पे, कॉमर्स पे या क्या नाम है माइग्रेंट्स पे या उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, चूंकि जो बाइडेन के टेन्योर में यानी 2024 का जो अभी रिसेंटली एक फिगर है उनका इन्फ्लेशन रेट वो तकरीबन 2+ से 4 या 6 तक 2.4 या 6% उनका इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन इससे पहले जो 2016 से 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर था उसमें लास्ट 220 में उनका 1.2 समथिंग वो इन्फ्लेशन रेट था। लेकिन अगर आप देख लें कि जीडीपी का कंपैरिजन अगर करें, जीडीपी
डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में यानी 2016 से 2020 का, अगर आप 2020 का फिगर निकालें तो उसमें उनका जो जीडीपी कितना था, वो 21 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर था। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के अभी इस टेन्योर के एंड होने पे यानी 2024 में उनका क्या है, 29.6 ट्रिलियन डॉलर है, उनका जीडीपी इंक्रीज हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने पब्लिक को अट्रैक्ट करना है तो आपने पब्लिक इंटरेस्ट में बात करनी है, यानी टैक्सेशन के हवाले से, इस तरह बातें जो वो आरजी उनको एक प्रॉफिट दे सके। तो उसने क्या किया कि माइग्रेंट्स पे बहुत ज्यादा काम होगा और इसके साथ साथ क्या नाम है, इन्फ्लेशन पे ज्यादा काम होगा, कॉमर्स पे ज्यादा काम, टैक्सेशन, टैरिफ्स। और इसी के साथ साथ एक और बात हम करते हैं कि जोनिज्म या जोनिस्ट लोग भी इसके फेवर में ज्यादा आए। उसकी बड़ी वजह क्या है? जोनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जेविश के नेशनल होमलैंड यानी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जोनिस्ट में भी दो कैटेगरी के लोग हैं यूनाइटेड स्टेट में। एक वो लोग जो द ग्रेट इसराइल पे क्या करते हैं, यकीन रखते हैं, यानी उसमें फलस्तीन को वो रिमूव करते हैं, फलस्तीन उसके एरिया में ही आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ और ऐसे लोग भी हैं वो कहते हैं नहीं, इसराइल और फलस्तीन दोनों होने चाहिए। तो जोनिज्म या जोनिस्ट का भी इसके इलेक्शन में बहुत ज्यादा असर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द ग्रेट इसराइल की बात कर रहा है। और आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा रिलीजन एक क्रिश्चियनिटी है, जो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पाए जाते हैं। उसके बाद जेविश दूसरे नंबर पे हैं। तो जेविश के फेवर में उसने ये बात की, द ग्रेट इसराइल की। अब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मेजर रिलीजन है वहां पे, वो मुसलमान है। तो मुसलमानों के हवाले से उसने क्या बात की? देखो, लॉजिकल बात यही है कि अगर आपने किसी को अट्रैक्ट करना है और ट्रस्ट दिलाना है तो उसको एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ उसका रुख करना है। अगर तीसरा जो मेजर रिलीजन है यूएसए में वो मुसलमान है, तो मुसलमान वहां के जो अपने यानी यूएसए के अपने वो बहुत कम है, सब बाहर से आए हुए हैं और मुसलमान कंट्रीज से आए हैं। और आपको पता है कि और मुसलमान कंट्रीज में जो जंग हो रही है या जंग के ऐसे मनाजर आपको देख रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट का ही रहा है। अफगानिस्तान ले ले, लेबनान ले ले, फलस्तीन ले ले, बहुत सारे ऐसी जगह। लेकिन उसने मुसलमानों के लिए बहुत ये बात की। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुसलमानों ने इसको वोट भी ज्यादा दिया इस मरतबा, कि मैं अगर आ गया तो मुसलमान कंट्रीज में मैं कोई और न्यू वॉर स्टार्ट नहीं करूंगा, बल्कि वो जो ओल्ड वॉर्स हैं वो भी खत्म करूंगा। उसके साथ साथ एक और बात, जो यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने कहा इस कन्फ्लिक्ट को भी हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे वजूहात हैं कि इसके बेस पे डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा जीत गए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक करिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल का जो वो एडॉप्ट कर रहा है, और वो पर्सनालिटी से या बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई कंसिस्टेंट बिहेवियर कभी भी नहीं रहा है, और वो कभी भी कुछ भी कह सकता है। और इसके हवाले से चूंकि मुसलमान ने इस मरतबा वोट इसलिए भी ज्यादा दिए कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में, जब अफगानिस्तान में काफी 20 या काफी ईयर से अफगानिस्तान में यूएसए का इंटरफेरेंस रहा, तो उसने अपने फौजियों का इनखला भी किया। तो ये भी एक पॉजिटिव क्या था, पॉइंट था कि मुसलमानों को अट्रैक्ट करना और यहां से वोट ले लेना। अच्छा, तो हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप वोट कर गया इस इलेक्शन में और क्या क्या वजूहात जो आपके साथ डिस्कस हो गए थे। लेकिन एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दुनिया का क्यों नजर है यूएसए के ऊपर, यूएसए के जनरल इलेक्शन पे, कि दुनिया का क्यों इतनी बड़ी नजर है? चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान का, बहुत बड़े बड़े ममालिक के जो इसका नजर किस पे है, जनरल इलेक्शन ऑफ द यूएसए। चूंकि आपको पता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक स्टेट इज बीइंग डिक्लेयर्ड व्हाट, यूएसए। यूएसए दुनिया का सबसे मजबूत इकोनॉमिक स्टेट है, जो कि 29 ट्रिलियन डॉलर इसका जीडीपी है, जो कि किसी मुल्क का नहीं है। इसमें क्या होता है, यूएसए का ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर होता है। आपको पता है नेटो कौन चला रही है? नेटो यूएसए चला रही है। नेटो का जो डिसीजन, मेजर जो डिसीजन है या मेजर पोर्शन डिसीजन का होता है, वो यूएसए के पास होता है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा ही रहेगा। दूसरी बात, आपका यूनाइटेड नेशन होगा, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया के जो वर्ल्ड फोरम पे बनाए जाते हैं, उसका कंसिस्टेंट मेंबर और मेजर पोर्शन किसके पास होता है? यूएसए के पास होता है। तो यूएसए चाहे वो कर सकते हैं, उसका प्रेसिडेंट की जो क्या नाम है पॉलिसी होगी, इसके हवाले से
تو وہ جو پالیسی آئے گی وہ یونائٹڈ نیشن پہ بھی انفلوئنس کرے گا, وہ نیٹو پہ بھی, اس طرح ہیلتھ کے ہیں یا اس طرح کے ایجوکیشن کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں اس پہ کیا کریں گے, اثر ضرور کریں گے. تو اس لیے دنیا کا اس پہ کیا ہے, زیادہ نظر ہے کہ یہاں پر گلوبل پالیٹکس انفلوئنس ہو سکتا ہے. دوسری بات اکانومک امپیکٹ, چونکہ یو ایس اے میں نے بتایا کہ اسٹرانگسٹ اسٹیٹ ہے, اکانومک اسٹیٹ ہے, اور دنیا میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے وہ یو ایس اے کے کرنسی میں ہو رہی ہے. تو اگر یو ایس اے چاہیں تو وہ اپنے یعنی دنیا کے جو انٹرنیشنل ٹریڈز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سینکشنز بڑھائیں, وہاں پر رولز ریگولیشن چینج کریں, تو دنیا کی اکنامک سچویشن تو خراب ضرور ہو سکتی ہے اور بہتر بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اگزامپل لے لیں تو ایک ٹائم تھا کہ جاپان میں یو ایس اے نے ٹیرفس بڑھائے تو اس کا اکنامک جو سچویشن تھا وہ بالکل جو ہے نا ورسنٹ کر گیا, تباہ ہو گیا. اور ایک ٹائم ابھی بھی ہے کہ ایران کا جو اکنامک سچویشن ہے وہ یو ایس اے کی وجہ سے بہت متاثر ہے. تو یہاں پر دنیا اس لیے دیکھ رہی ہے کہ یو ایس اے میں کون پریزیڈنٹ آتا ہے اور اس کی پالیسی کیا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرل انفلوئنس بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتا ہے. بیسیکلی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھو گوگل ہو گیا, آئی فون ہو گیا, مائکروسافٹ ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, یہ یو ایس اے کے پاس ہے. یو ایس اے چاہیں کہ وہ ان کے حوالے سے, ان بڑے بڑے پلیٹ فارم کے حوالے سے جسے ہم کلچرل گلوبلائزیشن کرتے ہیں, کلچرل ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں, اس کے حوالے سے کسی بھی ملک کے حوالے سے وہ اپنی پالیسی چینج کرے تو اس کا جو کلچرل ڈیمانسٹریشن ہو گیا وہ تو تباہ ہو گیا اور اس کی کلچرل موبلائزیشن بالکل نہیں ہوگی. تو اس کے حوالے سے بھی دنیا جنرل الیکشن پہ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ اس کی کلچرل امپیکٹ ضرور آ سکتی ہے, یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کے پالیسی کی وجہ سے یہ چینج ہو سکتی ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیو پولیٹیکل انفلوئنس. یو ایس اے کے جب پریزیڈنٹ آتے ہیں تو اس کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے دنیا کے جیو پولیٹکس پہ, یعنی لوکیشن وائز کسی بھی کنٹری کے حوالے سے یہ پولیٹکس چینج بھی ہو سکتے ہیں. میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یو ایس اے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں, لائک افغانستان میں, اب افغانستان میں یو ایس اے کافی ٹائم رہا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم میں انہوں نے اپنے فوج کا انخلا کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. یعنی افغانستان کا جیو پولیٹکس بالکل چینج ہو گیا 9/11 کے بعد. اسی طرح پاکستان کا جو پولیٹکس ہے وہ یو ایس اے کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے. یو ایس اے کے جو پریزیڈنٹ آئیں گے اس کی جو پالیسی ہوگی اور وہ اپنی پالیسی کو یہاں پر امپلیمنٹ ضرور کرے گا. پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور یہاں پر انفلوئنس ضرور رہا ہے, اس لیے رہا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, یعنی یونائٹڈ نیشن جسے میں نے بات کی, اسی طرح نیٹو ہو گیا, اسی طرح ورلڈ بینک ہو گیا, اس میں یو ایس اے کا بہت بڑا اثر ہے اور اس میں یو ایس اے کا بہت بڑا پورشن بھی ہے. تو اس لیے ان کے پالیسیز کے سامنے دنیا جانا وہ بیریئر کریٹ نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ کیا اس الیکشن پہ ضرور نظر رکھتے ہیں کہ کون پریزیڈنٹ آتا ہے اور اس کی پالیسیز کیا ہوں گے. تو آج کا ٹاپک رہا جنرل الیکشن آف دی یو ایس اے 2024. اس میں ہم نے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دی الیکشن اور اسی کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشن کے پروسیس اور الیکشن اس مرتبہ کس طرح ہوا اور کون جیت کر گیا, میجر پارٹیز کون سے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت کروایا, اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں کہ دنیا کیوں اس جنرل الیکشن کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. تو یہ سب ایک شارٹ فارم میں ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو آسان الفاظ میں ڈیلیور کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.